कल हम लोग टाइप 1 प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले थे। गुड इवनिंग उज्ज्वल। और मैंने ये बताया था कि जो हमने पढ़ा था बेसिकली उसी का एक्सटेंशन था। क्यों? अब देखो वो था क्या। हाँ, ध्यान से देखना। जैसे ये M1 था, ये M2 था, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंडीशंस थे देखो। सबसे पहली बात, अच्छा मैं इसको एक्स एक्सिस कह दे रहा हूँ। तो एक बात बताओ कि पहली बात, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन वो जीरो था ना इसमें? बता, इसमें समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो था। और नॉर्मली जो एक्स होगा वो ज्यादातर केसेस में हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था। ये दो कंडीशंस थी कि नहीं थी बताओ? बताओ, ये मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ। जो है इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था। क्यों? ये हो गया। अब इसमें अगर ये दो कंडीशंस मीट होती है तो हमने क्या क्या लगाया था देखो। देन एक तो ये था कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, ऑलवेज एट रेस्ट। एक तो ये होगा। हाँ, दूसरा सुन, उसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसका मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास ये अनचेंज रहेगा ना? बता गोपी, ये बता, एक्स सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहेगा? तीसरा सुन, एक बात बता कि अगर मान ले ये इधर को एक्स आर जाता है, मान ले राइट हैंड साइड को, आर का मतलब राइट हैंड साइड, और ये इधर को एक्स लेफ्ट हैंड साइड जाता है। और चल इसको भी मैं एक काम करता हूँ, एम आर कह देता हूँ और इसको मैं एम एल कह देता हूँ। तो ये बता, जितना एम एक्स राइट में जाएगा उतना एम एक्स लेफ्ट में जाएगा या नहीं जाएगा? बता। एम आर एक्स आर इक्वल टू एम एल एक्स एल। बताओ उज्जवल, आर में राइट हैंड साइड के लिए यूज कर रहा हूँ और एल में लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज कर रहा हूँ। बताइए होगा कि नहीं होगा? जितना m इंटू एक्स का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में जाएगा, क्यों, उतना m इंटू एक्स का प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। फोर्थ, अब फिर वही आगे देख, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी बन जाएगी ना, जो तू कह रहा था गोपी। इसका मतलब एम आर वी आर इक्वल टू एम एल वी एल हो गया। फिर ये हो गया। और फिफ्थ, इसको फर्दर में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो एक्सलेशन बन जाएगा ना? क्यों? तो ये बता, एम आर ए आर इक्वल टू एम एल ए एल हो गया। क्यों? और इसको मैं फोर्स भी कह सकता हूं, फोर्स राइट हैंड साइड इक्वल टू फोर्स लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? और एक बात बताओ, जितना राइट हैंड साइड में फोर्स है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं आ गया वैसे भी? ये बताइए, तीनों चीजें एक ही तो है कि नहीं है? बता।
ये हो गया। और ये बता m इंटू वी एक्चुअल में मोमेंटम बन गया, क्यों? तो इसका मतलब p राइट हैंड साइड और p लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, और जितना मोमेंटम राइट में उतना ही लेफ्ट में है, तो इसका मतलब p नेट ये भी 0 हो गया। बता समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक बार दोबारा सुन लो, फिर एग्जांपल्स करेंगे। इसको मैं एक्स एक्सिस कह दे रहा हूँ, और ज्यादातर केसेस में ये हॉरिजेंटल हो गए हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अगर समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 हो और इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे हो, ठीक है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे हो, तो मैंने क्या क्या बताया? एक तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहेगा। तीसरी बात, जितना m इंटू एक्स राइट में जाएगा उतना ही m इंटू एक्स लेफ्ट में आएगा, या जितना मोमेंटम राइट में जाएगा उतना ही मोमेंटम लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब नेट मोमेंटम 0 हो गया। या जितना फोर्स राइट में होगा उतना ही फोर्स लेफ्ट में होगा, इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 हो गया। ये कह लीजिए। मेही का बता बेटा जो है, समझ में आई बात नहीं आई? जो हमने कल पढ़ी थी उसी को मैं थोड़ा सा और मैंने वर्ड्स दे दिए इसको जो है। फाइनली सुन लो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात कर दे रहा हूँ या एक्स एक्सिस की बात कर दे रहा हूँ। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, और नेट फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में 0 था, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, एक्स सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहेगा। दूसरा मैंने तुमसे कहा जितना एम एक्स राइट में जाएगा उतना एम एक्स लेफ्ट में आएगा, जितना मोमेंटम राइट में जाएगा उतना मोमेंटम लेफ्ट में आएगा, और जितना फोर्स राइट में होगा उतना फोर्स लेफ्ट में होगा। बस ये कह लो। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्स है या वी है या ए है, ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब एब्सलूट बात चल रही है। और यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब एग्जाम्पल देखे तो और थोड़ा समझ में आएगा। ये एक प्लैंक है, ये स्मूथ है लेकिन, और यहाँ पे एक बच्चा है। ये प्लैंक तो है 10 मीटर का, और इसका मास है 20 kg, और बच्चा है 40 kg का। अब एक बात बताओ कि अगर बच्चा आगे जाएगा तो तुम्हें लग रहा है ये पीछे जाएगा? पहले बताओ, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, समझ में आ रहा है ना? और वैसे कैसे होगा फ्री बॉडी बताता हूँ, देखो। बच्चा आगे जा रहा है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन आगे को होगा, और प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा, देखो बच्चा आगे गया तो प्लैंक पीछे गया, और ग्राउंड तो मैंने स्मूथ दे रखी है, क्यों? ग्राउंड स्मूथ दे रखी है तो वहां पे फ्रिक्शन 0 है। समझ में आ गया? ठीक। अब तुमसे ये पूछता है कि जब बच्चा दूसरे एंड पे पहुंचता है, व्हेन चाइल्ड रीचेज अदर एंड, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा? मतलब मान लो ये पीछे को डी डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, तो तुमसे ये डी ही पूछा हुआ है कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ कि जब बच्चा दूसरे एंड पे चला गया तो इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? बताओ बच्चे का इधर को कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हुआ? नहीं, वो 10 - d हुआ बेटा। वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में 10 मीटर गया, लेकिन प्लैंक डी पीछे आ गया। बता, प्लैंक के रिस्पेक्ट में 10 मीटर गया लेकिन प्लैंक डी पीछे आ गया, तो उसका नेट कितना होता? ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये नहीं हुआ? बता 10 - d। उज्जवल समझ में आया? अच्छा मैं एक काम कर दे रहा हूँ, सुन लो। एक्चुअल में ये कंडीशंस लगनी बहुत जरूरी है ना, ये वाली, तभी लगा पाओगे ना सारा जो मैं इक्वेशंस कह रहा था। इस कंडीशन को मैं C1 कह रहा हूं और इस कंडीशन को मैं C2 कह रहा हूं, तब फिर तुम नीचे की इक्वेशंस लगा पाओगे ना। अब मुझे बताओ C1 और C2 इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ इस प्रॉब्लम में C1 और C2 सेटिस्फाई है कि नहीं है? बताओ जो है C1 एंड C2 ये सेटिस्फाइड है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्यों? देखो इस पर जरा देखना, हॉरिजेंटल में 4 0 नहीं है। उज्जवल देख जरा, ये बता इसमें समेसन एफ हॉरिजेंटल 0 है या नहीं है? बता उज्जवल, बता इस सिस्टम में समेसन एफ हॉरिजेंटल 0 है, ठीक है। और इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे भी है, क्यों? इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है। तो अब मेरे को ये बताओ कि मैं ये लगा दूं एम राइट हैंड साइड एक्स राइट हैंड साइड इक्वल टू एम लेफ्ट हैंड साइड एक्स लेफ्ट हैंड साइड। बताओ बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया? बताओ एम राइट हैंड साइड एक्स राइट हैंड साइड इक्वल टू एम लेफ्ट हैंड साइड एक्स लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारा 40 kg का मास गया, ये 40 गया और ये 10 - d आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 20 गया, क्यों? 20 गया इंटू डी आ गया, क्यों? तो यहां से डी निकाल लो, बस हो गया। बेटा एक प्लैंक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और बच्चा प्लैंक के ऊपर इधर को जा रहा है, बच्चा प्लैंक के रेस्पेक्ट में इधर को जा रहा है, तो प्लैंक पीछे को जाएगा जो है। और पीछे को क्यों जाएगा इसका मैंने रीजन बताया तुम्हें। पीछे को क्यों जाएगा देख, बच्चे पे फ्रिक्शन आगे होगा तभी तो आगे जाएगा, और प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे होगा, ये हो गया। और ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो अब ये बता इस पूरे सिस्टम पे समेसन एफ हॉरिजेंटल वो 0 है और इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब मैं वो इक्वेशंस अप्लाई कर सकता हूं, समझ गए ना? देयरफॉर इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड, ये कह रहा हूं मैं। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? बता, अब समझ में आ गया? मी का समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है, ठीक। तो ये कह रहा है डी की वैल्यू 20/3 मीटर आ रही है, कह रहा है 20/3 मीटर ये आ रही है।
अब एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, तब समझ में आ जाएगा। सुनो, अगर दो कंडीशंस मीट हो रही हो, हॉरिजेंटल ले रहा हूं मैं, वो तुम किसी और जगह भी लगा सकते हो। अगर दो कंडीशंस मीट हो रही हैं, पहला, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे होना चाहिए। दूसरा, नेट हॉरिजेंटल फोर्स सिस्टम पे 0 होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, मैंने तुमसे कहा क्या क्या होगा। जितना m इंटू एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा, उतना m इंटू एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। जितना m इंटू वी राइट हैंड साइड में जाएगा, उतना m इंटू वी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। इसका मतलब जितना मोमेंटम राइट में जाएगा, उतना मोमेंटम लेफ्ट में जाएगा। या नेट मोमेंटम 0 हो गया। जितना m इंटू ए राइट में जाएगा, उतना m इंटू ए लेफ्ट में जाएगा। इसका मतलब जितना फोर्स राइट में जाएगा, उतना फोर्स लेफ्ट में आएगा। इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। और ये तो हमने कहा ही है कि नेट फोर्स 0 है, ये कह लीजिए। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसी का दूसरा मेथड देखो, अल्टरनेट मेथड। अच्छा, इस केस में मैंने तुमसे ये भी कहा कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, या एक्स सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, ये भी तुमसे बोला। अब देखो इसकी अल्टरनेट मेथड क्या है। अब मैं बच्चे को ना वो मान लेता हूं, एक 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है उसको। जैसे मान लो ये 1 हो गया और यहाँ पे ये 2 हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ये पीछे आ गया और ये सिचुएशन बन गई। बताओ क्लियर है। और ये मैंने तुमसे कहा था डी पीछे आ गया। बताओ जो ये फिगर बनेगी कि नहीं बनेगी, बता जो है। ये फिगर बनेगी ना। और यहाँ पे मैं x को 0 मान लेता हूँ सपोज कर। ओरिजिन यहाँ मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब सुन, मैंने तुझे कहा था ना x सेंटर ऑफ मास ये अनचेंज रहेगा। इसका मतलब x इनिशियल सेंटर ऑफ मास और x फाइनल सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। बताओ गोपी, बता बेटा जो है x इनिशियल सेंटर ऑफ मास और x फाइनल सेंटर ऑफ मास ये होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m टोटल इनिशियल इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m टोटल फाइनल। ये भी इक्वेशन ठीक है, बताओ। ये इक्वेशन भी सही है। और m टोटल तो चलो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये फिगर इनिशियल फिगर है और ये फिगर फाइनल फिगर है। और प्लैंक 10 मीटर का था, ध्यान रखना बेटा, प्लैंक 10 मीटर का था। अब देखो m1 को मैंने रखा 40 और x1 इनिशियल को रख दिया 0। हाँ, प्लस m2 को मैंने रखा 20 और x2 इनिशियल को 5 रख दिया। बताओ क्लियर है। ये 5 है बेटा, ये आ गया। अब सुनो, इक्वल टू 40 इंटू ये वाली डिस्टेंस होगी, क्यों, और ये 10 माइनस डी होगी। 10 माइनस डी
+20 इंटू ये वाली डिस्टेंस होगी, क्यों, और ये 5 माइनस डी होनी चाहिए, 5 माइनस डी। बताओ ये कैलकुलेशन समझ में आई? m1 x1 प्लस m2 x2 इनिशियल इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 फाइनल, ये बना। तो यहां से भी कैलकुलेट करके देखना, फाइंड डी वही आ रही होगी। उज्जवल ये कैलकुलेशन क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, बता दो। कैलकुलेशन ये समझ में आई कि नहीं आई? देख जरा, m1 x1 इनिशियल प्लस m2 x2 इनिशियल इक्वल टू m1 x1 फाइनल प्लस m2 x2 फाइनल। मेका क्लियर हो गया ना? अब मैं एक काम करूंगा कि मैं अब अगली जो भी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा वो फर्स्ट मेथड से करवाऊंगा, तुम लेकिन घर में उसको सेकंड मेथड से जरूर ट्राई करोगे, राइट? दूसरी मेथड से जरूर ट्राई करोगे और आंसर पे सेम निकालोगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2। या चलो इसको भी मैं दोनों मेथड्स करवा दूंगा, उसके बाद वाली प्रॉब्लम तुम खुद कर दो। इसको मैं एक्चुअल में लॉस्ट एंड फाउंड एक स्टोरी थी बेटा, जो है लॉस्ट एंड फाउंड। हमारे टाइम पे जो पिक्चरें आती थी ना, उसमें एक पेट फॉर्मूला होता था बेटा, जो है कि लॉस्ट एंड फाउंड। दो भाई बचपन में, दो भाई या दो दोस्त बचपन में बिछड़ जाते थे और लास्ट में फिल्म के क्लाइमैक्स में वो मिलते थे। किसी के गले में लॉकेट होता था या हाथ में टैटू बना होता था बेटा, जो है तो उसको देख के वो जो है फिर मिलते थे फिल्म के क्लाइमैक्स में। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कुछ कि दो भाई क्या हुआ ना, कुंभ के मेले में बिछड़ गए बेटा, जो है। और कुंभ के मेले में बिछड़ते थे हमारे टाइम पे ज्यादातर, ठीक है। अब वो मिले, तो मिले तो क्या हुआ कि वो एक प्लैंक के ऊपर मिले बेटा, जो है। और ये प्लैंक है 10 मीटर का। और ये भी स्मूथ था। अब एक बच्चा तो थोड़ा मोटा हो गया, ये 60 केजी का हो गया, दो एक भाई। और दूसरा बेचारा थोड़ा कमजोर रह गया, ये 40 केजी का रह गया। और प्लैंक 20 केजी था। अब मैं एक काम करता हूं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 कह दे रहा हूं। हाँ, अब दोनों गले मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ आते हैं बेटा, भाई। अब बिल्कुल सेंटर पे मिलते हैं, सेंटर ऑफ प्लैंक पे मिलते हैं, जो है प्लैंक के सेंटर में। अब ये बताओ कि इन दोनों की मीटिंग में प्लैंक किधर को डिस्प्लेस होगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या नहीं होगा? बताओ। हाँ, प्लैंक लेफ्ट को डिस्प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि मोटा बच्चा राइट साइड में जा रहा है। देख उज्जवल, मोटा बच्चा राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब प्लैंक लेफ्ट में डिस्प्लेस होगा। समझ में आ रही बात? तो अब वही निकालना है बस हमें, डी कितना होगा। प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ। लेकिन उससे पहले बताओ कि इसमें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? कंडीशन 1 और कंडीशन 2 वही वाली कंडीशन है जैसे पिछली थी, वो सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब जो भी इक्वेशंस मैंने लिखी थी, उसके बाद जो भी इक्वेशंस लिखी थी वो अप्लाई कर सकते हो। क्यों? कैन बी अप्लाइड। अब वैल्यू रख दो, बस हो गया। समेशन एम आर एक्स आर
इक्वल टू समेसन ml xl। अब उज्जवल बताना जरा, मोटा बच्चा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना गया बता। मोटा बच्चा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना गया? हाँ, 5 माइनस डी। और पतला बच्चा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना गया? पतला बच्चा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना गया बता जो है। पतला बच्चा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना गया? 5 प्लस डी गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, 5 प्लस डी ये गया। अब जरा देखो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, 60 इंटू 5 माइनस डी। लेफ्ट हैंड साइड में कौन गया? 40 इंटू 5 प्लस डी प्लस 20 इंटू डी। आया समझ में? कॉपी समझ में आया बेटा? ये बता, ये हो गया। यहां से डी फाइंड कर लेना बस। अब इसी की मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, सुनो। इनिशियली क्या फिगर थी देखो, ठीक है देख लेना। इनिशियली ये 1 था, ये 2 था, और इसका सेंटर मैंने 3 ले लिया था। उस टाइम के बाद इसको ओरिजिन ले लिया, ये डी पीछे चला गया, और 3 यहाँ पे कहीं है मतलब। तो दोनों भाई भी यहीं पे मिले हैं, क्यों बताओ? ये फिगर समझ में आई कि नहीं आई? गोपी जरा बता, ये फिगर समझ में आई कि नहीं आई? बता बेटा जो है, डी ये पीछे चला गया, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आई ये फिर 5 माइनस डी आ गई, क्यों? और हमने देखा था कि जो m टोटल था पिछले उसमें वो तो कैंसिल हो गया था, क्यों? याद है ना डिनोमिनेटर में जो था, डिनोमिनेटर में जो m टोटल था वो तो कैंसिल हो गया था, और हमारा सिर्फ ये गया था समेसन mx इनिशियल और समेसन mx फाइनल। मतलब ये रह गया था कि नहीं रह गया था उज्जवल? बता बेटा पिछले वाले में क्या था बता जो है। m टोटल तो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया था और रह गया था समेसन mx इनिशियल और समेसन mx फाइनल क्या था? इक्वल था। अब मैं वैल्यू रखता जा रहा हूँ। m1 60, x1 इनिशियल 0 प्लस m2 40 प्लस x2 इनिशियल 10 प्लस m3 इंटू x3 इनिशियल 5 इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। तीनों एक ही जगह पे आ गए, इंटू 5 माइनस डी। बताओ ये कैलकुलेशन समझ में आई उज्जवल? बता बेटा ये कैलकुलेशन समझ में आई? m1 x1 इनिशियल प्लस m2 x2 इनिशियल प्लस m3 x3 इनिशियल इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 सब एक जगह पे आ गए, 5 माइनस डी हो गया बस हो गया। और ये था 10 मीटर,
और ये था 5 मीटर। क्यों? ये हो गया। तो यहाँ से भी डी फाइंड करना, वही आएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब मैं पहली मेथड ही लगाता जाऊंगा सीधे सीधे। ये स्मूथ है, बस ये जरूरी है कि ये स्मूथ होना चाहिए। ये एम है, ये कैपिटल एम है, ये थीटा है, ये एच है। तो तुमसे कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम ये कितना होगा व्हेन एम रीचेज बॉटम, रीचेज द बॉटम। सुनो, एक बात बताओ कि ये वाली क्वांटिटी एच कॉट थीटा आएगी ना? ये हुई। और ये मान लो डी पीछे चला जाता है, तो एक बात बताओ, ये जो हॉरिजेंटल में इधर को जाएगा, जब ये नीचे पहुंचा होगा, ध्यान रखना उसकी बात कर रहा हूं, तो फिर ये एच कॉट थीटा माइनस डी जाएगा। बताओ क्लियर है गोपी? बता बेटा, जो है वो हॉरिजेंटल में कितना जाएगा, एच कॉट थीटा माइनस डी जाएगा। अब जितना एम एक्स राइट में जाएगा, एम राइट एक्स राइट, उतना ही होना चाहिए एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट। तो राइट में कितना गया बताओ, एम इंटू एच कॉट थीटा माइनस डी, और लेफ्ट में क्या होता है, एम इंटू डी। तो यहां से डी फाइंड कर लेना। उज्जवल बता, समझ में आया या नहीं आया बेटा? बता बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, उसमें वो जरूर देख लेना कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 देख लेना, जब वो सेटिस्फाई होंगी तभी हम ये वाली इक्वेशंस लगा पाएंगे, ध्यान रखना। अब चल रहे हैं इक्वेशन 3, एग्जाम्पल 4। ये ना एम मास की रिंग है और ये एल है, ये एम है, और इसको तुम 60 डिग्री से छोड़ देते हो। तो तुमसे कहता है कि जब ये बॉटम पे है, एम जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम कितना होगा। ये स्मूथ वायर है सब कुछ, स्मूथ वायर। नहीं, ये इसमें रिंग है बेटा, ये रिंग है, रिंग में ये बंधा हुआ है, वो मूव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंग में एक वायर बंधा हुआ है, बस हो गया। समझ गया ना, रिंग में एक वायर बंधा हुआ है। अब सुन,
पहली बात बताइए, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये L sin 60 होगी ना? बता, L sin 60 होगी कि नहीं होगी? बता, ये वाली L sin 60 होगी। इसका मतलब √3 L/2 आ गया। क्यों? ये हो गया। अब सुन, मान ले ये D इधर चला जाता है, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल में कितना इधर जाएगा बता? वही बात आ गई, बिल्कुल वही चल रहा है। देख, अगर वो D इधर चला गया तो ये हॉरिजॉन्टल में इधर को कितना आएगा बेटा? बता जो है, हॉरिजॉन्टल में इधर को कितना आएगा? √3 L/2 -D, इतना जाएगा बस, हो गया। क्यों? और फिर से देखना, वही दो कंडीशंस लग जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन M राइट हैंड साइड x राइट हैंड साइड इक्वल टू समेशन M लेफ्ट हैंड साइड x लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया। तो अब राइट हैंड साइड में जा रहा है M इंटू डी, इंटू है डी, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या जा रहा है? M इंटू √3 L/2 माइनस डी। तो यहां से डी निकाल लेना। मेहिका समझ में आई बात बेटा? ये बता जो है, समझ में आ गई बात कि अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जितना M इंटू एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा उतना ही M इंटू एक्स किधर को जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ये तुम्हें देखना है। एक और एग्जांपल देखो। हाँ कोई बात नहीं, कर ले बेटा कर ले। हाँ वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। आंसर से मेरा कोई मतलब ही नहीं होता गोपी, आंसर से। हाँ, क्योंकि मैथ्स तो तुम इतनी हाई लेवल की पढ़ते हो ना, अब इतनी मैथ्स भी नहीं कर पाओगे तो क्यों? खुद सोच, मैथ्स तो तुम्हें बहुत हाई लेवल की पढ़नी है। हो गया उज्जवल? कर लिया नोट? उज्जवल बाबू, उज्जवल बाबू कर लिया नोट? चल बेटा, अब चलते हैं एग्जाम्पल 5 पे। ये क्या है सुना? ये एक बड़ा स्पेयर है, हॉलो स्पेयर है, ध्यान से देखना। और इसका मास था 6m, और इसकी रेडियस 6r मान लेता हूं। और यहाँ पे इसके अंदर एक दूसरा स्पेयर था, सॉलिड स्पेयर के लिए। ये था M, R, और ये x एक्सिस मान लें। हाँ, अब इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट थे वो L, 0 थे बेटा। ठीक है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ये दे रखे थे, नहीं L, 0 के होंगे, ये x एक्सिस हो गई ऐसे, ये x एक्सिस दे रखी थी, क्या फर्क पड़ना उसमें? क्यों? उससे कोई फर्क पड़ेगा? बता गोपी, बता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसमें, x एक्सिस ये दे रखी थी बेटा जो।
अब सुनो, इसमें बस ये ना रबर का थोड़ा प्रॉब्लम है इस वाले में, ये है। अब ये कहता है कि जब स्मॉलर स्फीयर व्हेन, नहीं वो तो मास और रेडियस दे रखी है उसकी, 6m उसका मास है, 6r उसकी रेडियस है बेटा, जो है ये कह रहा है जो है, समझ गया। अब सुन क्या कह रहा है, व्हेन m रीचेज अदर एंड, रीचेज अदर एंड, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ 6m क्या होगा, ये पूछा था कुछ। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताओ बेटा कि जब m दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, मतलब यहां पहुंच जाता है कुछ, तो वो डिस्प्लेस भी होगा, ध्यान रखना वो डिस्प्लेस भी होगा। जब m दूसरे एंड पे पहुंच जाता है तो 6m के x कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक, अब सुनो, ये बता कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 5r होगी ना, क्यों गोपी, बता ये वाली डिस्टेंस क्या है, 5r है कि नहीं, बता जो है। अब मुझे ये बता, इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी शुरुआत में कितने थे, बता जो है। शुरुआत में इसके कोऑर्डिनेट थे l प्लस 5r कॉमा 0, ये थे कि नहीं थे, बता जो है। शुरुआत में इसके कोऑर्डिनेट थे l कॉमा 5r, l प्लस 5r कॉमा 0 थे, क्यों। अब जब ये दूसरे एंड पे पहुंच जाता है तो मान लो इसका x कोऑर्डिनेट x है, मान लो, लेट इट इज x, ये तो 6m का हो गया। इसका मतलब x माइनस 5r ये m का होगा, बताओ क्लियर है गोपी, बता। ये तो फाइनल में हो गए, और इनिशियल में क्या थे बता जो है, l था 6m का और l प्लस 5r ये था m का, बता ये समझ में आया या नहीं आया उज्जवल, बता बेटा जो है। हाँ, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं और ये इनिशियल दे रखे थे, बता ये समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है। फाइनल कोऑर्डिनेट्स तो मैंने x मान लिया ना, वही पूछा था ना, x पूछा था तेरे से, ये बता जो है। और इनिशियली तो तेरे को दे ही रखा था ना, 6m का l दिया था, तो इसका मतलब m का कितना हो गया, l प्लस 5r हो गया, क्यों। ठीक, अब सुन, फिर से वही कहानी शुरू कर रहा हूं कि m टोटल जो डिनोमिनेटर में था ये तो कैंसिल हो गया, क्यों, याद है। डिनोमिनेटर में जो m टोटल था वो तो कैंसिल हो जाता था, और फिर हम क्या निकालते थे जरा बता जो है, समेसन m x इनिशियल और समेसन m x फाइनल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्यों, ये हम करते थे ना। अब वैल्यू रख ले, बस हो गया। इनिशियली क्या था बताओ, 6m इंटू एल प्लस m इंटू एल प्लस 5r इक्वल टू 6m इंटू एक्स जो निकालना है हमें, प्लस m इंटू एक्स माइनस 5r, बता इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई।
मेका बता बेटा, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? यहां से x निकाल लेना। तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम थी। हाँ बेटा, तू मजेदार आदमी है, यही मैं तेरे को होम असाइनमेंट देना चाहता। होम असाइनमेंट ये होगा कि इसको तुम मेथड 1 से करोगे बेटा, जो है इस वाले क्वेश्चन को मेथड 1 से करोगे तुम। अब एक बार फाइनली सुन लो टाइप 1 में क्या था। अब इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, तुम सोचोगे इसके बाद भी बताऊंगा, वो नहीं बेटा। टाइप 1 प्रॉब्लम क्या थी सुन। टाइप 1 प्रॉब्लम थी कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन 1 मैंने क्या लिखी थी बताओ, जो है समेशन एफ हॉरिजेंटल 0 होना चाहिए। हाँ, मैंने तो हॉरिजेंटल ले लिया, ये कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, ध्यान रखना जरूरी नहीं कि हॉरिजेंटली हो बेटा, जो है ठीक है। और कंडीशन 2 क्या थी, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे होना चाहिए। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे होना चाहिए। अच्छा, ये वाली कंडीशन ना, अगर मैं ग्राउंड को स्मूथ दे दूंगा तो चल जाएगी काम हमारा। ये बताओ, अगर ग्राउंड स्मूथ दे रखा है तो बताओ हमारा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बता गोपी। ये बता, अगर ग्राउंड स्मूथ दे रखा है तो हमारा काम चल जाएगा ना बेटा, जो है तब वो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तब तुम इक्वेशन से अप्लाई कर सकते हो क्या क्या, आप सब लिख दे रहा हूं सुनो। समेशन एम राइट हैंड साइड एक्स राइट हैंड साइड इक्वल टू समेशन एम लेफ्ट हैंड साइड एक्स लेफ्ट हैंड साइड। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। सेंटर ऑफ मास रेस्ट। तीसरा, एक्स इनिशियल सेंटर ऑफ मास और एक्स फाइनल सेंटर ऑफ मास इक्वल। और यहां से एक कंडीशन और भी निकल गई थी, बताओ क्या। समेशन एम एक्स इनिशियल समेशन एम एक्स फाइनल। क्यों बता, ये भी तो निकल गई थी, समेशन एम एक्स इनिशियल और समेशन एम एक्स फाइनल, ये भी निकल गई थी ना। क्यों? क्योंकि एम टोटल कैंसिल हो गया था, तुम्हें याद होगा, जो डिनोमिनेटर में आया था एम टोटल कैंसिल हो गया था, ये था। और फोर्थ, समेशन एम आर वी आर इक्वल टू समेशन एम एल वी एल। समेशन मोमेंटम आर इक्वल टू समेशन मोमेंटम एल, या पी नेट इक्वल टू 0। क्यों? और लास्ट में समेशन एम आर, ये वैसे यूज नहीं किया हमने लेकिन लगा सकते हो, इक्वल टू समेशन एम राइट हैंड साइड एम लेफ्ट हैंड साइड ए लेफ्ट हैंड साइड, या समेशन फोर्स राइट हैंड साइड इक्वल टू समेशन फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, या एफ नेट इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्यों? टाइप 1 ये था। एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें एक रह गया था मोमेंटम वाला। ये 10 मीटर का है। हाँ, नेचुरल से आता है, सब अप्लाई होंगे, सारे के सारे अप्लाई होंगे। अच्छा, ये वही तो था, ये वही वाली प्रॉब्लम्स तो हैं, ये जो तू कह रहा है ना, ये सब वही वाली प्रॉब्लम बिल्कुल शुरुआत में जो मैंने की थी। ये इसको जब छोड़ दिया था, ये एक तरीके से तो वही है। अगर तू जरा थोड़ा इनको लिंक करके देखना बेटा, ये M1 है, ये M2 है, ये सेंटर ऑफ मास है,
ये इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, जरा कंपेयर करके देखना, वही वही वाली प्रॉब्लम है। या जो मैंने टग ऑफ वार की थी, टग ऑफ वार की थी, हाँ वो तब अलग होगा गोपी। तूने वो ज्वाइन किया कि नहीं किया ये बता गोपी। मिला तेरे को कोई नहीं मिला ये बता जो है। तेरे को कोई मिला या नहीं मिला बेटा जो है ये बता, योगा सेंटर मिला कि नहीं मिला बता जो है तेरे को। तो मैं ढूंढूंगा जो, ठीक है। तो उज्जवल समझ में आ रहा है वो टग ऑफ वार और वो प्रॉब्लम उन्हीं का तो रिजल्ट है ये अल्टीमेटली। अगर तू देखेगा तो वही सारी चीजें तो आ रही हैं, उसको मैंने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया बस, हो गया। ये कह ले दोनों सेम ही है देखा जाए तो जो है। ठीक। अब सुन, इसी में एक और कर रहा हूं देखा, ये 10 मीटर का है, ये 20 kg का है, और ये 40 kg का है बच्चा। अब ये दूसरे एंड पे ना 5 सेकंड में पहुंच जाता है। तो इसका पोस्टमार्टम करना है। लेकिन वो ग्राउंड स्मूथ होना चाहिए फिर बेटा जो है, फिर अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। ये होना चाहिए स्मूथ। अब सुन, एक बात बता कि इसकी इधर को जो रिलेटिव वेलोसिटी आई, वो फिर 2 मीटर पर सेकेंड हुई ना, लेकिन रिलेटिव हुई, एब्सोल्यूट नहीं। बता उज्जवल बता, इसकी इधर को बता क्या हुई बता, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी मान ले इधर को v आ जाती है लेट, तो इसका मतलब इसकी इधर को जो नेट आएगी वो फिर 2 - v होगी। अब समझ में आया? बता इसकी नेट इधर को कितनी आएगी, 2 - v आएगी। क्यों? अब दूसरी बात सुन, जितना mv राइट में जाएगा उतना ही mv लेफ्ट में जाएगा। इसका मतलब मैंने लिखा 40 × 2 - v इक्वल टू 20 × v। बता क्लियर है गोपी? बता बेटा जो है 40 × 2 - v इक्वल टू 20 × v। तो यहां से v निकाल ले बस, हो गया। कितना आ रहा है वैसे बाय द वे, निकाल देते हैं इसको, चलो। इसको कितना आ रहा है बता जो है, v कितना आ रहा है बेटा ये बता जो है, 80/60 ना, मेरे ख्याल से 4/3 आ रहा है। क्यों? 4/3 मीटर पर सेकेंड आ गया बस, हो गया। इसका मतलब इसकी नेट वेलोसिटी इधर को कितनी आ गई, 2 - 4/3। क्यों? तो 2/3 मीटर पर सेकेंड हो गई बस, हो गया। गोपी समझ में आया बेटा ये बता जो है? मतलब वो तो अब समझा नहीं, बेसिक समझ में आ गया तेरे को, उससे क्या लेन देना उज्जवल। तेरे को बेसिक समझ में आ गया, बस ये है कहले जो है। अच्छा एक बात बता, इस 5 सेकंड में ध्यान से देखना बेटा, इस 5 सेकंड में ये इधर को कितना चला जाएगा जरा बता। ये इधर को फिर कितना चला जाएगा 5 सेकंड में, इधर को कितना चला जाएगा बेटा जो है, 5 × v। तो इसका मतलब 5 × 4/3, इसका मतलब 20/3 मीटर चला गया। और ये बता नेट इधर को कितना जाएगा, नेट की बात कर रहा हूं, मेरे को तो नेट से मतलब है बेटा जो है। नेट कितना जाएगा बता जो है, 2/3 × 5, इसका मतलब 10/3 मीटर। क्यों? बता नेट इधर कितना गया। अब ये बता कि एक चीज इसमें ये और नहीं होनी चाहिए कि जितना m × x राइट में गया उतना m × x लेफ्ट में जाना चाहिए। बता
इसमें ये भी तो होना चाहिए जितना m इंटू एक्स राइट में गया उतना m इंटू एक्स लेफ्ट में भी जाना चाहिए। अब जरा देखना 40 इंटू 10/3 और 20 इंटू 20/3 इक्वल है कि नहीं, है बता बता गोपी। 40 इंटू 10/3 और 20 इंटू 20/3 बता इक्वल है कि नहीं, बता जाए। तो वही चीज आ गई, अब समझ में आ गया बता। ये वाली टाइप में अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना कुछ, क्यों? अब वो वेलोसिटी के टर्म्स में हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हो, किसी के टर्म्स में हो, ये कह रहे हैं। लेकिन ये तभी लगेगा जब वो था बेटा, दो कंडीशंस मीट होती होंगी, अदरवाइज कुछ दूसरी चीज लगेगी, फिर आएगा अभी धीरे धीरे। अब चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 प्योरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे होगा बेटा, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन नॉर्मली इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हाँ, नॉर्मली इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। समझ में आया बेटा? ये बताओ। लेकिन इसमें इतना कंफर्म होना चाहिए कि समेशन एफ हॉरिजेंटल वो 0 होना चाहिए, बताओ। तभी तो लगेगा। उज्जवल बता, जब समेशन एफ हॉरिजेंटल होगा तभी लगेगा ना, क्यों? वो 0 होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? मैं ग्राउंड को स्मूथ दे दूं। अगर मैं ग्राउंड को स्मूथ दे दूं तो बता काम चल जाएगा? बता, अगर मैं ग्राउंड को स्मूथ दे दूं तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा बेटा? जो है ये हो गया। और अगर ये दो कंडीशंस मीट होती हैं तो फिर मुझे लिखना है कि समेशन पी हॉरिजेंटल इनिशियल और समेशन पी हॉरिजेंटल फाइनल वो इक्वल होने चाहिए। बताओ कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया? उज्जवल बता बेटा। जो है दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नॉर्मली कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। उसके लिए लेकिन समेशन एफ हॉरिजेंटल क्या होना चाहिए? 0। और वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? ग्राउंड को अगर मैं स्मूथ दे दूं और अगर वो कंडीशंस मीट हो रही हैं तो फिर समेशन पी हॉरिजेंटल इनिशियल और समेशन पी हॉरिजेंटल फाइनल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये जो इक्वल है ये मे और मे नॉट भी 0, क्यों? गोपी बता, ये समझ में आया कि नहीं आया बता। मैंने कह दिया कि इक्वल होना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो 0 हो बेटा। जो है नहीं है, जरूरी थोड़ी 0 हो। लेकिन टाइप 1 में वो क्या था? ये बता, ये चीज टाइप 1 में क्या थी बता। जो है हाँ, टाइप 1 में इट वाज 0। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। मेघा तेरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बता। जो है दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ज्यादातर हॉरिजेंटल में। ठीक। और मैंने तुमसे कहा वो अचीव तुम ऐसे करोगे कि ग्राउंड को स्मूथ दे दो। तो समेशन पी हॉरिजेंटल इनिशियल और समेशन पी हॉरिजेंटल फाइनल वो तुम्हें इक्वल करना है, क्यों? और वो जो इक्वल कर रहे हो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और पहली टाइप की प्रॉब्लम में 0 होता है, बस ये कहना। अब एग्जाम्पल्स करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल चिन्नी चिन्नी जैसे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ,
एग्जाम्पल 1, ये एक बॉक्स है 2 kg का, बस ग्राउंड स्मूथ दे दो तुम्हारा काम चल गया। और यहाँ पे एक बुलेट है 10 ग्राम की, ये 200 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और जब ये बाहर निकलती है बेटा, तो इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड रह जाती है। तो ब्लॉक को भी तुम्हें लग रहा होगा कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, तो हमें v निकालना है कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, अब फिर वही कर रहा हूं मैं, समेशन p हॉरिजेंटल इनिशियल और समेशन p हॉरिजेंटल फाइनल इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, अब इनिशियल कितना था देख, 10/1000, ये तो मास था, इंटू 200, फाइनल में कितना हो गया 10/1000, ये तो मास हो गया, इंटू 100 प्लस 2 इंटू वी। बता गोपी, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? गोपी बता, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ये बता जो है। तो यहाँ से वी निकाल लेना बस। उज्जवल समझ में आई? समेशन पी इनिशियल हॉरिजेंटल इक्वल टू समेशन पी इनिशियल फाइनल। बता बता, समझ में आ गई ना? सेकंड एग्जांपल देख, ये भी उसी टाइप का है कुछ। अब ये 4 kg मान लेता हूँ, और ये 20 ग्राम की मान लेता हूँ, और ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। लेकिन अब ये बाहर नहीं निकलती, इसके अंदर ही रह जाती गोली। तो तेरे को वी निकालनी है, लेकिन वही स्मूथ जरूर देना है, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। अब बता, आपकी इक्वेशन ये बनेगी 20/1000, ये तो मास आ गया केजी में, इंटू 10 इक्वल टू 20/1000 प्लस 4 इंटू वी। बताओ क्लियर है? उज्जवल बता बेटा, ये क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। ठीक, यहां से वी निकाल। अब समझ में आ रहा है केवल मोमेंटम कंजर्वेशन पे कैसी प्रॉब्लम्स बनेगी गोपी? ओनली मोमेंटम कंजर्वेशन पे कैसी प्रॉब्लम्स बनेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देख, ये एक ट्रॉली है, इसका मास m है, और ये 2 बच्चे हैं, और हर किसी का मास m है, लेकिन इनिशियली रेस्ट पे थे सब। एक तरीके से टाइप 1 हो गया। गोपी बता, अगर इनिशियली रेस्ट पे तो टाइप 1 वाली बात आ गई ना, नहीं है बता जो है, ये हो गया। अब ये जंप करते हैं, चिल्ड्रन जंप,
with relative velocity VR, तो तुम्हें निकालना है फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी। थोड़ा और इससे नाम समझ में आ जाएगा ना, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब इसका पहला पार्ट है, दोनों साइमल्टेनियसली जंप करते हैं, साइमल्टेनियसली जंप करते हैं। और दूसरा पार्ट है, एक के बाद दूसरा जंप करता है, आफ्टर वन अनदर। अच्छा, रिकॉइल मैंने इसलिए बोला ना गोपी, जब तुम कोई बुलेट फायर करते हो तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता, बता, आगे को अगर बुलेट गई तो तुम्हें पीछे को बेटा एक वो लगता है, जर्क लगता है, मतलब वो एक तरीके से वही वाली बात होगी ना, देखा जाए तो जो है, तो ट्रॉली पीछे को जाएगी। अच्छा, तुम पीछे इसलिए नहीं जाते हो बिकॉज तुम्हारे नीचे जो ग्राउंड है वो रफ है। अगर वो स्मूथ होती तो बुलेट आगे जाती तो तुम पीछे जाते जो है। गोपी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा, जो है ये बता जो है कि बुलेट आगे जाती है तो तुम्हें पीछे को जर्क लगता है। अच्छा, तुम इसलिए पीछे नहीं मूव करते बिकॉज तुम्हारे नीचे जो ग्राउंड है वो रफ है। अगर वो स्मूथ होती तो क्या होता, तुम अगर आगे जाते तो पीछे, तुम मतलब बुलेट अगर आगे जाती तो तुम पीछे को आते बेटा जो है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर दे रखी है ये क्या है, ये सुन लो। एक सेकेंड, अब सुनो बेटा जो है, हाँ नेचुरल से आता है, और क्या, और क्या। अब सुन बेटा, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये कौन सी है थोड़ा ये देख लो पहले। ये है रिलेटिव टू ट्रॉली। जो उसको आफ्टर जंपिंग मिलती है, रिलेटिव टू ट्रॉली वेलोसिटी जो उसको जंप होने के बाद मिलती है। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं बेटा जो है गोपी, ये बता बेटा जो है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर दे रहा हूं वो कौन सी है बेटा जो है, रिलेटिव टू ट्रॉली जो उसको जंप होने के बाद मिलती है। ठीक, अब सुन, इसमें जो केस वन है वो क्या था, हाँ पहले ये था m प्लस 2m, ये रेस्ट पे था। ये किस में कन्वर्ट हुआ बता जो है, ये मान लो v से गया पीछे, तो इसका मतलब जो 2m मास है वो वी आर माइनस वी से इधर को गया। बता क्लियर है कि नहीं है गोपी, बता। बता ये क्लियर है कि नहीं, बता जो है, अगर ट्रॉली वी से पीछे जाती है तो 2m कितने से आगे गए, 2 वी आर माइनस वी से। लेकिन ये तो एक तरीके से टाइप वन ही थी, अगर तू देखेगा तो ये टाइप वन ही थी ना बेटा जो है। तो सीधे सीधे जितना मोमेंटम इधर जाएगा उतना मोमेंटम इधर जाना चाहिए, क्यों, तभी तो नेट जीरो आएगा। ये बता, जितना मोमेंटम राइट में जाएगा उतना ही लेफ्ट में जाना चाहिए, तभी तो जीरो आना चाहिए। तो ये हो गया 2m इंटू वी आर माइनस वी इक्वल टू m इंटू वी। तो यहां से v निकाल लो, बस हो गया। उज्ज्वल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया।
ये बता समझ में आया कि नहीं आया भाई? इससे क्या हो गया, समेसन पी हॉरिजेंटल वो 0 आ गया, बस हो गया। ये कह ले, ये तो पहला केस हो गया जब दोनों बच्चे एक साथ जंप हुए। हाँ, अब चलते हैं केस 2। पहले एक बच्चा जंप हुआ, फिर दूसरा बच्चा जंप हुआ, उसको सही ढंग से देखना बस। उस वाले को तुम अच्छी तरीके से देख लेना। केस 2, पहले एक बच्चा जंप होगा, फिर दूसरा बच्चा जंप होगा। हाँ, ये तो था बेटा m+2m जो रेस्ट पे था। ये किस में कन्वर्ट हुआ, m इधर को गया पहले v1 से, और m+m इधर को गया Vr-V1 से। अब जो दूसरा बच्चा जंप हुआ है वो इससे जंप हुआ है बेटा, जो है इसका मतलब दूसरी फिगर ये बनेगी, ये m+m उल्टा कह गया मैं, थोड़ा सा उल्टा कह गया बेटा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा मैं कह गया उल्टा। बेटा तुमने बताया नहीं मेरे को पांडे चल को कि चल आप उल्टा कर ले, तुम हो भले शैतान बच्चे। अबे यार ये मैं परेशान हो गया। उज्जवल देख, ये m+m है। अब दूसरा बच्चा इस वाली ट्रॉली से निकला है बेटा, जो है तो इसका मतलब ये इधर को जा रही थी m+m v1 से, और इसके बाद ये जंप हुआ। इसका मतलब m मान लो v2 हो जाता है, और m Vr-V2 होता है। बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बता। 2 स्टेप में करना पड़ेगा इसको। बता, पहले एक बच्चा जंप हुआ, फिर दूसरा बच्चा जंप हुआ। ये बता, पहले एक बच्चा जंप हुआ, फिर दूसरा चलती हुई ट्रॉली से जंप हुआ। समझ गए ना, पहला एक बच्चा जंप हुआ, फिर चलती हुई ट्रॉली से दूसरा बच्चा जंप हुआ। नहीं, टाइप 1 को नहीं कर पाओगे तुम। टाइप 1 को केवल यहां पे कर पाओगे बेटा, इस वाली फिगर में टाइप 1 लगा सकते हो तुम। ये वाले में तुम टाइप 1 लगा सकते हो। हाँ, इसमें टाइप 1 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था। एक्चुअल में टाइप 2 और टाइप 1 कुछ अलग थोड़ी है बेटा। समेसन पी हॉरिजेंटल इक्वल टू समेसन, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है, बस वो है, और कुछ थोड़ी है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, ये बता, जो है m इंटू Vr-V1 इक्वल टू m+m इंटू V1। तो यहां से V1 निकालोगे तुम। समझ में आया बता, जो है यहां से V1 निकालेगा। उसके बाद टाइप दूसरे में फिर वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो चल रहा है बेटा। हाँ, अरे एक बच्चा कूद गया तो उसके ऊपर m+m नहीं रह गया गोपी? ये बता, जब एक बच्चा जंप हो गया तो उसके ऊपर क्या रह गया, m+m मास रह गया कि नहीं रह गया बता? एक बच्चे के जंप होने के बाद ट्रॉली में कितना मास रह गया बता, जो है गोपी? एक बच्चा जब जंप हो गया तो बता ट्रॉली में कितना मास रह गया बेटा, ये बता, जो है m+m रह गया कि नहीं? नहीं, वो बड़ा m लिखा है मैंने, वो तेरे को दिख नहीं रहा, वो बड़ा m ही है वो। ट्रॉली का मास मैंने वो लिया था बड़ा m, ये है बेटा, जो है। अब चलते हैं दूसरे में, देख।
अब ये फिगर ले ले, अब इसमें जनरल इक्वेशन लगा दे, बस हो गया। समेशन पी हॉरिजेंटल इनिशियल और समेशन पी हॉरिजेंटल फाइनल, अब ये लगा दे, बस हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था बता, जो है माइनस एम प्लस एम इंटू V1, और फाइनल मोमेंटम कितना है बता, m इंटू VR माइनस V2 माइनस m इंटू V2। अब समझ में आया, यहां से V2 निकाल। एक्चुअल में तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बात नहीं समझ रहे गोपी। ये बता कि समेशन P हॉरिजेंटल इनिशियल समेशन P हॉरिजेंटल फाइनल, ये तो जनरल इक्वेशन है, इसको तो कहीं भी लगा ले बेटा, जो है इसको तू कहीं भी लगा सकता है। समझ में आया? लेकिन अगर इनिशियली रेस्ट पे हो, हाँ, अगर इनिशियली रेस्ट पे हो तो फिर तू चाहे तो ये भी कर सकता है। फिर तू लिख ले कि समेशन पी राइट हैंड साइड और समेशन पी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। बता उज्जवल, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बता बेटा, जो है पहली इक्वेशन तो जनरल है, उसको तो तू कहीं भी लगा ले, जो है समझ गया ना, उसको तो कहीं भी लगा ले। लेकिन अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो फिर तू चाहे तो ये भी लगा सकता है। लेकिन ये सब लगाने के लिए इतना पक्का है कि समेशन एफ हॉरिजेंटल क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी तुमने लगा दिया बेटा, जो है हाँ, एफ हॉरिजेंटल 0 होना चाहिए, तभी लगा पाएगा। और इसको तू कैसे कर सकता है कि तू ग्राउंड को स्मूथ दे दे। मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर तुमने ग्राउंड को स्मूथ दे दिया तो एक तरीके से समेशन एफ हॉरिजेंटल 0 हो गया। तो फिर जनरल इक्वेशन ये है, और अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो फिर तो ये भी लगा सकता है, ये ठीक है। बाकी चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू। हाँ, बाय गोपी, बाय बेटा।